हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 74, वो एज यूजुअल बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर होने वाला है, जो कि रिलेट करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। बेसिकली आज की क्लास में भी हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्कुल एकदम पक्का हो जाए, श्योर हो जाए और हम उसमें कोई भी गलती ना करें। इसलिए बेटा हमें यहाँ पर फुल फ्लैज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बीते कुछ 4-5 लेक्चर से बेटा हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर होने वाला है। बट लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था और बोला था जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लो। रियलाइजेशन का आपका लॉस आया था 21,600। और मेरे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने बेटा जब सारे आइटम प्लेस कर दिए, 4 आइटम आते हैं मोस्टली। पहले ओपनिंग कैपिटल, दूसरा रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, थर्ड होता है अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल लेस कर दो, और कोई लाइबिलिटी लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल ऐड कर दो। फोर्थ पॉइंट पे आता है अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है तो उसका भी ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, ओपनिंग कैपिटल तो था तो वो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। रियलाइजेशन का लॉस था, हमने पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस करा तो डेबिट साइड में डाल दिया। कोई भी यहाँ पर पार्टनर बेटा एसेट को लेकर नहीं जा रहा है, कोई भी एसेट पार्टनर के थ्रू नहीं बिक रहा है, और कोई भी लाइबिलिटी बेटा यहाँ पर पार्टनर के थ्रू पे नहीं करी जा रही है। तो थर्ड पॉइंट जो होता है कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो कैपिटल को रिड्यूस कर दो, कोई पार्टनर लाइबिलिटी को लेकर जाता है तो कैपिटल बढ़ा दो, वो पॉइंट हम स्किप कर देंगे। फोर्थ पॉइंट होता था बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। लाइबिलिटी साइड बेटा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, एसेट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है, तो वो आपने बेटा यहाँ पर पार्टनर्स को दिए नहीं। प्रॉफिट होते तो क्रेडिट साइड में देते, लॉस होते तो डेबिट साइड में देते, बट नहीं थे तो आपने नहीं दिए। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट आए बेटा। और जब आपने इन पॉइंट्स को बोलते हैं ना कि लिख कर कंपेयर किया कि पार्टनर्स की कौन सी साइड बड़ी है, तो आपको पता चला कि पार्टनर की नेगेटिव साइड बड़ी हो गई और पॉजिटिव साइड छोटी हो गई है। तो यहाँ पर जो बैलेंस बचा वो क्रेडिट साइड में बचा, बट इट मीन्स कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो गया है और उतना पेमेंट अब हम अपने पार्टनर से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अभी तक क्या होता था बेटा, क्रेडिट साइड हायर साइड्स पे होती थी और डेबिट साइड लोअर साइड्स पे होती थी, तो जो भी बैलेंस बचता था पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड बचता था और वो हम अपने पार्टनर से वो जो बैलेंस आता था वो हम अपने पार्टनर को पे करते थे। बोलो हाँ कि नहीं, यही तो होता था। पर आज बैलेंस कहाँ बच रहा है बेटा, क्रेडिट साइड में। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था उसका बैलेंस क्रेडिट में बच रहा था, तो इतना पैसा बेटा हमने पार्टनर को पे नहीं किया, उल्टा इतना पैसा हमने पार्टनर से ले लिया। बिकॉज हम जो पार्टनरशिप फर्म का बेटा बोलते हैं ना अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो ऐसी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं जो कि गवर्नड होती है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वहाँ पर बेटा फीचर होता है पार्टनरशिप फर्म का कि पार्टनरशिप फर्म हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, उनके ओनर्स होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो अगर यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल नेगेटिव हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइड हायर साइड पे है और पॉजिटिव साइड लोअर साइड्स पे है, तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल नेगेटिव हो रही है तो इतना पैसा पार्टनर घर से लेकर आएंगे। बोलो बात समझ में आई। तो ये आपका बैलेंस आ गया था। फिर उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर कैश अकाउंट जब आपने बनाया तो आपने लिखा कि भाई सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर आपने देखा था कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000। फिर आपने कहा एसेट्स को बेच के कितना पैसा आया, तो आपने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो आपके टोटल एसेट्स कितने के बिके, 35,000 के। तो इससे कैश अकाउंट बढ़ गया। उसके बाद बेटा आपने लाइबिलिटीज पे करी, तो टोटल लाइबिलिटीज आपने कितनी पे करी, 43,600 एक्सटर्नल। उसको भी आपने यहाँ पर कैश अकाउंट से रिड्यूस कर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। पर मेरे बच्चे फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल को देखा, तो आपने ना बेटा पार्टनर्स को ना पेमेंट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में बैलेंस नहीं बचा। यहाँ बैलेंस कहाँ बचा, क्रेडिट साइड में। तो इट मीन्स कि आप ये बैलेंस अपने पार्टनर से ले रहे हैं, और अगर हम ये बैलेंस अपने पार्टनर से ले रहे हैं तो बिजनेस के पास कैश आ गया। तो यही बेटा टू शर्मा कैपिटल, वर्मा कैपिटल और गुप्ता कैपिटल करके बिजनेस ने अपना कैश अकाउंट इंक्रीज कर दिया। बस बेटा इतना ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो जब हमने टोटल करा तो बोथ साइड ये टोटल हो गया 43,600 से। शायद आपका आंसर भी बिल्कुल इसी के साथ क्या कर गया होगा, टैली कर गया होगा। तो आंसर बेटा मैंने आपको दिखा दिया। बाकी
आप देख लीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर हमारे पास 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, दे एग्री टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2016। और इन्होंने एग्री किया बेटा कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को ना 31 मार्च 2016 में बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। और हमने पी वॉज डिप्यूटेड, पी कौन है बेटा, पी है पार्टनर, हमने पी पार्टनर को डिप्यूट करा है कि आप सारे के सारे एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करोगे, यानी पैसे रिसीव करोगे, एंड फिर उन पैसों से लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे, पे कर दोगे। तो ये सारा जिम्मा हमने पी को दिया। और हमने कहा पी देखो तुम अपनी सर्विसेज दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ठीक है हम तुम्हें ना 1000 रुपीज का कमीशन भी देंगे तुम्हारी सर्विसेज के लिए। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो बेटा वो कॉस्ट होती है जो हमारे एसेट्स को हेल्प करती है डिसोल्यूशन के टाइम पे कन्वर्टिंग इनटू द कैश। हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही होती है तो हमें कुछ खर्चे करने होते हैं। मैंने बताया भी था, जैसे वैल्यूएशन ऑफिसर को फीस देनी पड़ती है, ऑक्शन करवाना पड़ता है, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है। तो वो सब हमारे ना एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जब हम अपने एसेट्स को बिकवाने के लिए जाते हैं, तो वो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है। पी तो बेटा एक बोलते हैं ना कि पार्टनर है जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं, कि वो बेचारा क्यों इतनी माथापच्ची से लेगा, क्यों वो बिजनेस के एसेट बेचकर फिर लायबिलिटीज को पे करेगा। तो एक तरीके से वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो बिजनेस कह रही है कि ठीक है उस सर्विस के लिए हम आपको कमीशन पे करते हैं। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, बस ये पी की सर्विस के बदले उसको कमीशन दिया जा रहा है। कह रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वाज, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की, यानी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से है कि क्रेडिटर्स आपको दिख रहे हैं बेटा 10,000 रुपीज के, बिल्स पेबल आपको दिख रहे हैं 3,700 रुपीज के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिख रहा है 4,500 रुपीज का, और कैपिटल दिख रही है पी क्यू की 37,550 एंड 15,000, टोटल करके भर दिया है 52,550। सर पर पार्टनर तो हमारे पास 3 है पी क्यू आर, पर कैपिटल पी और क्यू की लाइबिलिटी साइड क्यों है, क्योंकि आर की ना बेटा एसेट साइड है। अब इसका मतलब क्या है कि जिनकी कैपिटल आपको लाइबिलिटी साइड दिख रही है, मतलब उनकी कैपिटल पॉजिटिव है, उनका बैलेंस पॉजिटिव है, पार्टनरशिप फर्म ने इतनी कैपिटल उन्हें पे करनी है, पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म ने पी और क्यू का बैलेंस कहाँ दिखा रखा है, लाइबिलिटी साइड। पर आर का बैलेंस ना नेगेटिव है। इट मीन्स कि आर का जब कैपिटल अकाउंट बना होगा पहले कभी, तो लॉसेस ज्यादा आगे होंगे कैपिटल अकाउंट में एंड प्रॉफिट्स कम आए होंगे, जिसकी वजह से आर की कैपिटल नेगेटिव हो गई है। और आर को ना ये पैसा हमने देना नहीं है, उल्टा ये पैसा हमने आर से लेना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर पी और क्यू की कैपिटल तो बेटा लाइबिलिटी साइड है, पॉजिटिव है, पर आर की कैपिटल नेगेटिव है। तो सर आप तो कहते हो कि पार्टनर्स की कैपिटल पॉजिटिव ही रहती है, मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी रहती है, तो यहाँ ऐसा क्यों हो गया बेटा? देखो यहाँ ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बंद हो रहा है, और बिजनेस बंद होने का पीछे का जो मेन कारण होता है वो होता है लॉस। वैसे तो और भी रीजंस हो सकते हैं, जब ये मैं सारी क्वेश्चंस करा दूंगा तो मोड ऑफ डिसोल्यूशंस भी आपको बताऊंगा बेटा, वो मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जब हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो एंड में मैं एक छोटा पॉइंट आपको मोड ऑफ डिसोल्यूशन का भी बता दूंगा। तो वैसे तो फर्म ना बंद बहुत सारे रीजन से हो सकती है, पर जो मेन रीजन होता है वो होता है लॉस, और जब फर्म लॉस में चल रही होती है तो माइट भी दे रहा है सिचुएशन कि किसी पार्टनर का कैपिटल ना नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ ना देखो आर का कैपिटल नेगेटिव हो गया, ये रीजन है इसके पीछे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। तो मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड से आप कौन कौन से लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में डाल सकते हो? तो क्या क्रेडिटर को डाल सकते हो? हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल को? हाँ, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से रिलेट करता है, ये भी रियलाइजेशन में जा सकता है। क्या आईएफआर जा सकता है? तो देखो आईएफआर में ना क्वेश्चन मार्क होता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है बेटा, वैसे टेक्निकली इसे पार्टनर के बीच में बांटा जाना चाहिए, बट आईएफआर में कंडीशन ये होती है क्योंकि आईएफआर किससे लिंक करता है? इन्वेस्टमेंट से। तो आपको देखना होता है क्या बगल में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। है। अब देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जो मार्केट में बिक सकता है, क्योंकि जहां पे भी हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो कल के दिन हम उसे मार्केट में बेच सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपेबिलिटीज है कि उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन में। तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में चला जाएगा तो इसी इन्वेस्टमेंट से लिंक करता है कौन? आईएफआर, है ना? इसी इन्वेस्टमेंट से लिंक करता है हमारा आईएफआर। तो इस आईएफआर को भी फिर हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में। और याद करना बेटा, मैंने आपको प्रायर लेक्चर में ये बात बताई भी थी,
है ना, कि जब कोई रिजर्व या प्रोविजन अगर किसी एसेट से लिंक करता है ना। देखो जैसे ये आईएफआर किससे लिंक करता है, इन्वेस्टमेंट से। ये प्रोविजन देखो टेक्निकली होती है लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी साइड दिखाया जाना चाहिए। पर हमारा जो एनसीईआरटी होता है ना, और जो हमारे बोर्ड्स भी होते हैं ज़्यादातर वो अपने पेपर्स में ऐसे ही देते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को वो एसेट से लेस कर देते हैं। ये प्रोविजन कहाँ से लेस कर दिया जाता है, डेटर से। वैसे प्रोविजन आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज जितनी भी प्रोविजन होती हैं। बट ये भी इसका एक अल्टरनेट मेथड होता है कि अगर कोई प्रोविजन कोई लाइबिलिटी किसी एसेट से लिंक करती है तो हम उसको उस एसेट से लेस कर सकते हैं। तो प्रोविजन हमारा डेटर से लेस हो रहा है, बट आपको पता है कि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है और डेटर हमारा एसेट होता है। तभी तो प्रोविजन देखो यहाँ डेटर से क्या हो रहा है, लेस, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी है। तो सर इसको लाइबिलिटी साइड ही दिखा दो, हाँ दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा जो बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, हमारे जो बोर्ड्स होते हैं ना उनमें कभी कभी ऐसे करके भी दे दिया जाता है। तो इसके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड दिखाओ या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर से लेस कर दो। ठीक है। अब देखो डेटर जो है वो तो एसेट साइड जाएगा, पर जो प्रोविजन है वो तो लाइबिलिटी होती है ना, तो उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो डेटर अगर रियलाइजेशन में चला गया तो उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी है वो भी तो कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। यानी मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई भी लाइबिलिटी, चाहे वो प्रोविजन हो चाहे वो रिजर्व हो, अगर वो किसी एसेट से लिंक करती है, तो जब वो एसेट चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो डेटर हो, अगर वो रियलाइजेशन में जा रहा है तो उनसे रिलेटेड कंसर्न लाइबिलिटी भी कहाँ चली जाएंगी, रियलाइजेशन में चले जाएंगी। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। तो इसलिए आईएफआर वैसे प्रॉफिट होता है, पार्टनर के बीच में बांटा जाना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर बगल में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसलिए हमारा आईएफआर भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। ये पार्टनर के बीच में नहीं बटेगा डायरेक्ट, ये रियलाइजेशन में चला जाएगा एज अ क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। तो क्या आईएफआर जाएगा? यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है साइड में, तो हमारा आईएफआर भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चे, कैपिटल अकाउंट तो बेटा पार्टनर से संबंधित होता है, तो हम इसको मार्केट में नहीं पे कर सकते। ये तो हमारे पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है, इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा अब आते हैं एसेट साइड। क्या स्टॉक मार्केट में बेचा जा सकता है? हाँ। तो स्टॉक बेटा आपका कैपेबिलिटी रखता है कि ये मार्केट में बिक सकता है, तो रियलाइजेशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या बेटा रियलाइजेशन में जाएगा? हाँ सर ये एसेट भी रियलाइजेशन में जाएगा क्योंकि मार्केट में बिक सकता है। डेटर से रिकवरी हो सकती है? हाँ सर ये मार्केट में बेचा जा सकता है, तो ये भी जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू पे ना बेटा आप अपने डेटर्स को कहाँ भेजेंगे, रियलाइजेशन में। वैसे नेट डेटर्स कितने हैं आपके, 6,650, बट ये नहीं भेजने डेटर्स आपको रियलाइजेशन में, ग्रॉस वैल्यू पे भेजने हैं, यानी जिसमें अभी तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से रियलाइजेशन में जाएगा। ओके। तो डेटर्स आपके कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन में 7,100 से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये लाइबिलिटी है बेटा आपकी, तो इसको भी हम रियलाइजेशन में भेज देंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये किससे लिंक करता है, डेटर से। डेटर विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सो द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या ट्रांसफर हो जाएंगे, रियलाइजेशन में। ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। इसके बाद मेरे बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो जाएगा ही रियलाइजेशन में। क्या कैश जाएगा? नहीं, क्योंकि कैश को हम मार्केट में नहीं बेच सकते, कैश थोड़ी मार्केट में बिकता है बेटा। और क्या आर की कैपिटल? नहीं बेटा, क्योंकि आर की कैपिटल के लिए स्पेशल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड ये आपका बोलते हैं ना वर्क है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में किया जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी बेटा यस, इसको मार्केट में बेचा जा सकता है, तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। तो देखो ना हमें पता चल गया कि कौन सी लाइबिलिटीज एंड कौन से एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद पी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा कि जो हमारा पी पार्टनर है वो हमारे बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कितने रुपए में लेकर जा रहा है, 12,500 रुपए में लेकर जा रहा है। तो ठीक है। क्या यहाँ आगे लिखा हुआ कि कैश में लेकर जा रहा है पी, या ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है पी एसेट तो लेकर जा रहा है पर बिजनेस को कोई कैश नहीं दे रहा, तो क्या बिजनेस चुप रहेगी? बिजनेस भी पी का कैपिटल कम कर देगी, तो बिजनेस कहेगी कि हमारा ये एसेट बिक रहा है, पर किसके थ्रू बिक रहा है, पार्टनर के थ्रू, तो ये एसेट बेचा जाएगा पार्टनर हेडिंग के थ्रू। फिर इसके बाद लिखा कि स्टॉक एंड डेटर दोनों मिला के रियलाइज हो रहे हैं 11,500। ठीक है। स्टॉक एंड डेटर दोनों का वैल्यू इन्होंने मिलाकर दे दिया कि हाँ, दोनों का जो बिकने का प्राइस है वो 11,500 है। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड करिए क्यू को,
22,500। क्यू कौन है? पार्टनर। पर आगे लिख दिया कैश, तो ये कैश में ही बिका है। भले ही पार्टनर लेकर जा रहा पर पैसे तो दे रहा है ना, तो ये कैश के थ्रू ही बिका है बेटा। तो हमारा प्लांट इन मशीनरी 22,500 का बिक गया। फिर कह रहे एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो कभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो रियलाइज हो गया, मार्केट में बिक गया 1,500 रुपए का। अब बताया नहीं है कौन सा एसेट है, बट होगा कोई एसेट, है ना। तो वो इसको हमने बैलेंस शीट में कभी रिकॉर्ड नहीं किया। बट अब बेटा हम इसको मार्केट में बेच रहे हैं, और बेचकर कितने रुपए मिल रहे हैं? 1,500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड अमाउंटेड टू ₹900। और यहाँ पे बेटा बिजनेस के रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुए हैं, जो कि कितने रुपए के हैं? 900 रुपए के। बताया नहीं कि ये बॉर्न बाय फर्म है कि बॉर्न बाय पार्टनर, यानी जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की कि पार्टनर की। तो हम मानेंगे कुछ नहीं बोला, वो तो फर्म की ही जिम्मेदारी थी, और फर्म ने ही इसे पे किया होगा, क्योंकि कुछ तो लिखा नहीं है यहाँ पर, किसका बॉन्ड किसका पे, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो फर्म की ही जिम्मेदारी, फर्म का ही बॉन्ड, और फर्म ने ही पे किया होगा। तो ये फर्म का अपना खर्चा है, और फर्म ने इसे पे भी किया होगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आती है? मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो पी को हम कमीशन दे रहे हैं उसको आप कंफ्यूज ना करना रियलाइजेशन एक्सपेंस से। पी को जो कमीशन दिया जा रहा है वो एडिशनल दिया जा रहा है फॉर हिज सर्विसेज, और रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जब पी ने एसेट्स को बेटा कन्वर्ट कराया होगा, बिकवाया होगा मार्केट में इनटू द कैश, तो कुछ खर्चे हुए होंगे, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज होती है, याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रिपेयर करो नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन से अकाउंट बनाने हैं, बट बोल दिया नेसेसरी अकाउंट। तो यहाँ सारा ही अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स लोन भी बनेगा अगर पार्टनर ने लोन दिया है। तो बेटा देखो, लाइबिलिटी साइड किसी पार्टनर का लोन नहीं है, किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है, तो यहाँ पार्टनर्स लोन नहीं बनेगा। सीधा हम यहाँ पर बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे लास्ट में अपना कैश अकाउंट। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तो चलो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जामिनर को सबसे पहले आंसर में बताया कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट की, पार्टनर्स लोन की, पार्टनर्स कैपिटल की, कैश अकाउंट की। मैं मानता हूँ बेटा यहाँ पार्टनर्स लोन नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। पर चलो मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सारे एसेट्स के नाम। सारे एसेट्स बेटा जो भी मार्केट में बिक सकते हैं उनको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का प्राइस कितना है? 5,500। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है ना वो कितना है बेटा? 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है डेटर्स, डेटर्स हमारे पास है टू डेटर अकाउंट 7,100, ओके। बोलो बात समझ में आ गई? पर इस इन्वेस्टमेंट और डेटर के ऊपर बेटा हमारे पास कंसर्न रिलेटेड लाइबिलिटी थी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने क्या बना रखा था? आईएफआर। तो ये आईएफआर लाइबिलिटी है बेटा, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड बाय आईएफआर अकाउंट। पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना है बेटा? 4,500। यहाँ लिख देंगे 4,500। और डेटर के ऊपर बेटा कौन सी लाइबिलिटी कंसर्न होती है, कौन सी लाइबिलिटी यहाँ रिलेटेड है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लाइबिलिटीज होती हैं, तो इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना था बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 450, ठीक है। मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं बेटा कि हम आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पे नहीं कर सकते। भाई आईएफआर क्या है? हमारा बचाया हुआ प्रॉफिट, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस के लिए बोलते हैं ना काम आता है, कि उसको अगर लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में हमें, तो ऐसे में उस लॉस से भरपाई करने के लिए हम इस आईएफआर को बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो इसे किसी को थोड़ी पे करते हैं हम। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी किसके लिए बनाया जाता है? कि कल के दिन अगर डेटर बिकम्स अ बैड डेट, ठीक है, डेटर पैसे देने से मना कर दें, तो ऐसे में मेरे बच्चे फिर हमें नुकसान ना हो, तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना कर रखते हैं। तो हम ये किसी को पे नहीं करते मेरे बच्चे, तो इसलिए याद रखना इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। नो पेमेंट इन फ्यूचर, याद रखना इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। अब देखो ना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं जब इसकी पेमेंट होनी नहीं है,
ये कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी है नहीं, तो ये रियलाइजेशन में कैसे ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में? यस, आपका आंसर बोलते हैं ना कि यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ये ट्रांसफर क्यों होगी, होनी नहीं चाहिए यहाँ पर मेरे बच्चे देखो बात ऐसी है कि ये जो आईएफआर और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये रिलेट किससे करता है? ये रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट से और डेटर से। अब जब इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स कहाँ आ चुके हैं बेटा? रियलाइजेशन में। तो इनसे जुड़ी हुई जो लाइबिलिटीज है ना, हम उनका कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनको भी सेम अकाउंट में भेजना पड़ेगा रियलाइजेशन में। बट क्योंकि ये लाइबिलिटीज है इसलिए क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, पर यस आगे फ्यूचर में मैं इनकी कभी कोई पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इनको पे नहीं किया जा सकता। बस क्योंकि ये एसेट से रिलेट करते थे इसलिए ये यहाँ ट्रांसफर हो गए। ओ तो सर यहाँ एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो आती हैं, यस, पर सर वो लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं जो किसी एसेट से जुड़ी हुई होती हैं। द आंसर इज ऑल्सो यस। ठीक है, भले आप इनको पे ना करो बट ये एक्सेप्शन है, आपको यहाँ पर इन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ, अब आगे चलते हैं। बाकी अभी हम एसेट्स सेक्शन में ही थे तो एसेट्स को ही लिखते हैं। चलो, हमने डेट इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, डेटर भी लिख दिया, और डेटा से रिलेटेड लाइबिलिटी प्रोविजन भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कैश, कैश तो हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ रियलाइजेशन में। कैपिटल नहीं, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। प्लांट एंड मशीनरी, यस ये मार्केट में बेचा जा सकता है, इसको हम बेटा डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने से बेटा? 30,000 से। बोलो क्या क्लियर हो गई बात? हाँ, अब आते हैं हम अपने लाइबिलिटी सेक्शन में। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारी है बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट और बाय बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स को हम कितना पे कर रहे हैं? 10,000। बिल्स पेबल को कितना पे कर रहे हैं? 3,700। तो 10,000 हमने पे करना है क्रेडिटर को, तो लाइबिलिटी मानकर हमने ट्रांसफर कर दिया। बिल्स पेबल को कितना पे करना है? 3700 रुपये, तो इनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया 3700 रुपये से। अब बेटा देखो, और एक हमारी लाइबिलिटीज दिख रही होंगी जैसे आईएफआर, वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे क्योंकि जब हम एसेट साइड चेकआउट कर रहे थे कि कौन से एसेट रियलाइजेशन में जाने चाहिए, तो जब हम इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने अपना आईएफआर उसी टाइम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नाम की लाइबिलिटी भी हमने तभी ट्रांसफर कर दी थी बेटा रियलाइजेशन में जब हमने डेटर को ट्रांसफर किया था। तो दैट्स इट, लाइबिलिटी साइड से जो जो लाइबिलिटीज हमारी रियलाइजेशन में जानी चाहिए थी वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। तो इसी के साथ बेटा हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी बेटा ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हम अपनी सारे के सारे एसेट्स को बेचें, और अगर हम अपने एसेट्स को बेचेंगे तो बेटा हमें इनकम होगी, और जितनी भी इनकम्स होती हैं बेटा वो क्रेडिट साइड में आती है। और जितनी भी लाइबिलिटीज को हम पे करेंगे, जिनको किया जा सकता है, तो जब उन्हें को पे करेंगे तो हमें होगा बेटा एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, तो डेबिट साइड में। चलो, अच्छा यहाँ पर ना बेटा कैश है तो हम कैश से करेंगे, बाय कैश अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कौन से एसेट बिके हैं कौन से नहीं बिके हैं, हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे? देखो, हमने सबसे पहले क्या लिखा है? स्टॉक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक के बारे में कोई जानकारी दी है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 11,500। तो इन्होंने ना इकट्ठा हमें बता दिया कि जो स्टॉक और डेटर है वो दोनों कितने में बिक रहे हैं? 11,500 में। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक एंड डेटर, और दोनों कितने में बिक गए बेटा? 11,500 रुपए में बिक गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बोला है? हाँ, पर उस इन्वेस्टमेंट को कौन लेकर जा रहा है? पी। और ऐसे में बेटा यहाँ पर जो पी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है उसके बदले वो कोई कैश नहीं दे रहा है, लिखा भी है पे टू ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹12,500 एंड फुल स्टॉप हो गया, बस दैट्स इट। मतलब ये एसेट बिक रहा है पर पार्टनर के थ्रू। तो अभी तो हम कैश हेडिंग के अंदर है ना, तो हमें ये देखना है कि कैश हेडिंग के अंदर कौन सा एसेट बिक रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर के थ्रू बिक रहा है तो अभी इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। डेटर हो चुका है, ठीक है, स्टॉक भी हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा बचा है, तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ लिखा है? तो देखो यहाँ लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड हो रहे हैं 22,500 के। क्यू पार्टनर को बेचा जा रहा है बट क्यू पार्टनर उसका कैश दे रहा है।
तो कैश में रियलाइज हो रहा है 22,500, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो बिक रहा है 1,500 रुपये का। तो यहाँ पर मेरे बच्चे प्लांट एंड मशीन, हमने क्यू को बेचा है कैश में, तो कैश में ही आएगा बेटा ये। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी बिका है वो कितने का बिका है बेटा? 22,500 रुपये का। और हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है जो बिक गया कितने रुपए का बेटा? 1,500 रुपये का, तो हमने ये भी बेच दिया। ठीक है, देखो लिखा था ना अनरिकॉर्डेड एसेट, तो हमने ये भी बेच दिया। बेचेंगे बेटा तो फायदा ही होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। दैट्स इट बेटा। उसके आगे तो इन्होंने लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहे हैं 900 रुपये के। वो तो बेटा हमारा जब पेमेंट सेक्शन आएगा, जब हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे, तब रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करेंगे। तो जो मेरे एसेट कैश के थ्रू बिक रहे थे ना, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इनका टोटल करता हूँ बेटा, तो 11,500 प्लस 22,500 और 1,500 रुपये, तो ये आएगा 35,500। ठीक है। तो देखो मेरा स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सब कैश में बिक गए, फायदा हुआ, क्रेडिट साइड में आ गया। पर एक एसेट था इन्वेस्टमेंट, जो कौन लेकर जा रहा था? पी, और उसका कैश नहीं दे रहा था, तो इट मीन्स कि वो कैश हेडिंग के अंदर नहीं बिकेगा। वो कौन सी हेडिंग के थ्रू बिकेगा? पार्टनर्स की हेडिंग के थ्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट, के एसेट बिका है इन्वेस्टमेंट बट पार्टनर के थ्रू, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट टुक ओवर, जो वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया। अच्छा, कितने की इन्वेस्टमेंट लेकर गया बेटा? वो 12,500 में लेकर गया, तो हम यहाँ पर 12,500 लिख देंगे। चाहे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ भी रहा हो, पर वो लेकर कितने में गया है? 12,500 में, तो हम यहाँ 12,500 रुपये लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गई आपको बात? दैट्स इट। तो एक बार बताओ, स्टॉक बिक गया? हाँ। इन्वेस्टमेंट बिक गया? हाँ, पार्टनर के थ्रू। डेटर बिक गया कैश में? हाँ। प्लांट एंड मशीनरी बिक गया? हाँ। ठीक है, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, वो भी आपने बेच दिया, तो बिक गया। तो देखो, जो एसेट कैश हेडिंग में बिकने थे बेच दिए, जो पार्टनर के थ्रू बेचने थे बेच दिए। अब आते हैं हम लाइबिलिटी सेक्शन में। तो बताइए, क्या आईएफआर की पेमेंट कर सकते हैं? तो आईएफआर की पेमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि आईएफआर को पे ही नहीं किया जा सकता। ये तो बचाया हुआ प्रॉफिट है, बचाया हुआ रिजर्व है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को नहीं, ये भी बचाया हुआ प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको भी हम पे नहीं कर सकते, तो स्टिल ये भी आपका बोलते हैं ना, इसका पेमेंट नहीं हो सकता, तो ये डेबिट साइड में नहीं आएगा, इसको पे नहीं किया जाएगा। पर क्रेडिटर और बिल्स पेबल ना थर्ड पार्टी से रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, इनको पे किया जाएगा। क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है बेटा कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल को कितना पे करना है? नहीं। तो जितना जितना इनका फुल अमाउंट होगा ना बेटा, उतना उतने से इनको क्या कर दिया जाएगा? पे कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्रेडिटर को हम पे करेंगे बेटा, क्रेडिटर को कितना पे करेंगे? पूरा 10,000। बिल्स पेबल को कितना पे करेंगे? बिल्स पेबल को कितना पे करेंगे? 3,700। और क्वेश्चन ने कहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं हम 900 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है बेटा, बिजनेस पे कर रही है, तो पे कर रही है, तो डेबिट ही साइड में आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना पे किया है? 900 रुपये, तो 900 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाए। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो जो लाइबिलिटीज आपने पे करनी थी कर दी, और एक एक्स्ट्रा रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ वो भी आपने पे कर दिया। अब आप टोटल करोगे तो 10,000 और 3,700 और 900 रुपये, तो ये टोटल करके आएगा बेटा 14,000। तो बोलो बात समझ में आई? तो देखो, जो एसेट आपने बेचने थे कैश साइडिंग के थ्रू बेच दिए, जो पार्टनर के थ्रू बेचना था बेच दिया, जो लाइबिलिटीज आपने पे करनी थी कर दी, और एक एक्स्ट्रा रियलाइजेशन एक्सपेंस जो इनकर्ड हुआ वो भी आपने पे कर दिया। बट इस क्वेश्चन में बेटा आपको याद है, स्टार्टिंग में लिखा था कि हमने पी को कमीशन देने का वादा किया है। हमने कहा है कि हम पी को कमीशन पेड करेंगे 1,000 रुपीज़ का, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है, क्योंकि हमने उसे डिप्यूट करा है कि तो सारे एसेट बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे लाइब्रेरी को पे करेगा। तो पे फ्री में तो काम नहीं करेगा, पे को हमें कमीशन देना होगा। और क्योंकि पे हमारा अपना पार्टनर है, बिजनेस का अपना ओनर है, तो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी देखो, और पार्टनरशिप फर्म अपना एक्सपेंस भी दिखाएगी। पर क्योंकि हम ये पेमेंट किसको कर रहे हैं? पी को, तो पी तो अपना ही ओनर है, तो पी को बोलेंगे कि ये पेमेंट ना हम आपको कैपिटल के थ्रू करेंगे, मतलब हम ना आपकी कैपिटल बढ़ा देंगे, और कैपिटल में तो आपको पेमेंट करनी है अकाउंट में जाकर, तो वहां आपको फाइनली पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर हम कैश
हेडिंग के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे पी को, यहाँ पर हम पार्टनर्स की हेडिंग के थ्रू पे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनरशिप हमने ना अपना एक्सपेंस दिखाया, देखो पार्टनरशिप हमने अपना एक्सपेंस दिखाया, बोला पी को हम क्या पे कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, पर कैश में नहीं कर रहे क्योंकि अपना पार्टनर है, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो यहाँ एक्सपेंस है, बट जब पार्टनर का अकाउंट बढ़ाया जाएगा तो वहां इसको क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है, यहाँ डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म का, तो रियलाइजेशन में डेबिट करा। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो पी का कैपिटल बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो पी को हम कितना कमीशन देंगे, 1000। तो ये हमने पार्टनर हेडिंग के थ्रू पी को पे कर दिया। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो देखो अब हमने सारा काम कर दिया, सारा टोटली जो होता था। ठीक है, स्टेप 1 में हमने अपने एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करे। स्टेप 2 में हमने अपने एसेट्स को बेचा और लायबिलिटी को पे ऑफ किया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि हमने पी को कमीशन दिया, तो वो हमने पार्टनर्स कैपिटल हेडिंग के थ्रू पी को क्या पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया। अब फाइनली हम देखेंगे कि कौन सी साइड हायर साइड पे है और कौन सी साइड लोअर साइड पे है। तो क्या लगता है आपको कौन सी साइड यहाँ पर हायर साइड पे होगी? सर वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो आप ना टोटल करो बेटा जल्दी जल्दी और चेकआउट करो कि कौन सी साइड ज़्यादा वेटेज रखती है, डेबिट की क्रेडिट। ठीक है, तो 5500 हम डेबिट का प्लस करते हैं पहले। 5500, 15,000, 7,100, 30,000 एंड 14,600 एंड 1,000। तो ये आया बेटा डेबिट का टोटल 73,200। और वैसे हम क्रेडिट का भी करते हैं टोटल 4,500, 450 और 10,000 और 3,700 और 35,500 एंड 12,500। तो बेटा ये ना क्रेडिट का टोटल आ रहा है 66,650। ठीक है, तो बताइए कौन सी साइड बड़ी है? एक्सपेंस साइड, यानी डेबिट साइड का वेटेज ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का वेटेज कम है। तो जो बैलेंस बचेगा ना बेटा आपका, वो क्रेडिट साइड में बचेगा, बट हम उसको क्या मानेंगे, अपना लॉस। और ये लॉस ना हम ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये लॉस किसको दे देंगे, पी को, क्यू को और आर को। लॉस कैसे निकालना है पता है ना, 73,200 में से 66,650 लेस कर देंगे। तो 73,200 में से लेस कर देंगे 66,650, तो आपका लॉस आ रहा है बेटा 6,600, 6,550। और ये लॉस आप तीनों के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में क्या है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था बेटा 5:3:2। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10 में हम ये प्रॉफिट बांट देंगे, ओ सॉरी लॉस बांट देंगे, बात खत्म। तो 6550 इंटू 5/10, तो ये आएगा 3,275। 6550 मल्टीप्लाई बाई 3/10, तो ये आएगा 1,965। और 6,550 एंड मल्टीप्लाई बाई 2/10, तो ये आएगा 1,310। ठीक है, और टोटल करेंगे बेटा तो टोटल करके आएगा 6,550 नेट कर कर बाहर आपका। अब आप देखें कौन सी साइड बड़ी थी, तो डेबिट साइड आपकी ग्रेटर साइड पर थी 73,200। तो बोथ साइड टोटल हो जाएगा बेटा 73,200, 73,200। बोलो क्लियर हो गया? तो देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हुआ और रियलाइजेशन अकाउंट से बेटा आपका क्या आया, लॉस आया। आई होप सो कि आपको बेटा ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा हम ड्रॉ करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मोस्टली चार ही चीजें आती हैं, चार आइटम्स आती हैं, उसको डालने के साथ आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। और कभी कभी एक चीज एक्स्ट्रा आ सकती है जो कि है करंट अकाउंट। ठीक है, 4+1 आप इसको ले सकते हो। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर डालते हैं ओपनिंग बैलेंस। और जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो आपको कहाँ से पता चलता है, कैपिटल से, मतलब बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में देखो पी और क्यू का कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड है, पर आर का एसेट साइड है। तो पी क्यू का पॉजिटिव बैलेंस है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है। तो पी क्यू का बैलेंस कितना है, 37,550 एंड 15,000। तो 37,550 पी का है, क्यू का कितना है 15,000। पर आर का ना बेटा क्रेडिट से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आर का ना पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, कैपिटल का नेगेटिव है। तो ऐसे में बेटा वो डेबिट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो बताइए आर का कितना बैलेंस था बेटा, 8,000। तो हम आर का डेबिट साइड से बैलेंस स्टार्ट करेंगे 8,000। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दिस इज अवर दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद बेटा हमारा सेकंड स्टेप होता है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। हमने रियलाइजेशन अकाउंट से बेटा क्या निकाला, लॉस निकाला। तो यहाँ पर तो लॉस क्रेडिट हुआ है, पर जब पार्टनर को दिया जाएगा तो पार्टनर्स अकाउंट में तो बेटा डेबिट किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम अपने पार्टनर को रियलाइजेशन का क्या देंगे, लॉस। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, ब्रैकेट में लॉस। तो एक को मिल रहा है 3,275, एक को मिल रहा है 1,965, एक को मिल रहा है 1,310। तो ये लॉस हमने दे दिया अपने पार्टनर को। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट हो गए, पहला हमने कैपिटल डाल दिया जिसका पॉजिटिव था क्रेडिट साइड में, जिसका नेगेटिव था डेबिट साइड में। सेकंड पॉइंट में हमने रियलाइजेशन का लॉस दे दिया बेटा पार्टनर को, इससे पार्टनर की कैपिटल कम हुई तो डेबिट कर दिया। थर्ड पॉइंट होता है हमारा कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं जा रहा लेकर, कोई लाइबिलिटी तो नहीं लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर ना बेटा हमारा एक पी पार्टनर था जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहा था। तो यहाँ तो क्रेडिट हुआ क्योंकि फर्म का फायदा हो रहा था, क्योंकि फर्म तो अपना एसेट बेच ही रही है पार्टनर को। पर क्योंकि पार्टनर ने पैसे नहीं दिए थे, तो आप पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देगी। लिखिएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसलिए हम पी का अकाउंट कम कर रहे हैं बिकॉज वो क्या लेकर गया, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर। ठीक है। तो कितने में लेकर गया था बेटा वो इन्वेस्टमेंट, 12,500 में, यहाँ क्रेडिट है, बट पी के अकाउंट में आते आते ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बोलो समझ में आया, क्यू और आर में डैश करेंगे क्योंकि क्यू और आर थोड़ी लेकर गए थे एसेट। बोलो क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा हमने ना पी को बेटा कमीशन भी दिया था, याद है ना, पार्टनर्स हेडिंग के थ्रू। तो फर्म का तो एक्सपेंस था तो फर्म ने तो डेबिट किया, बट पार्टनर की हेडिंग में आकर बेटा ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और हमने यहाँ पे पार्टनर का अकाउंट क्यों बढ़ाया, बिकॉज पार्टनर को क्या दिया जा रहा है, कमीशन पेड किया जा रहा है। तो कितने का कमीशन दे रहे थे बेटा, 1,000 रुपीज़ का। तो पी का अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा 1,000 रुपीज़ से, और क्यू और आर में डैश आ जाएगा क्योंकि कमीशन से पी को मिला। तो बस इतना था, ये हो गया आपका बेटा थर्ड पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है मेरे बच्चे, कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी तो पार्टनर लेकर नहीं गया। तो सॉरी, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस तो नहीं लेकर गया। तो देखो एक प्रॉफिट तो था आईएफआर, पर क्योंकि वो रियलाइजेशन में चला गया, क्योंकि वो लिंक किससे कर रहा था, इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, तो आईएफआर भी फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। बट चलो और कोई प्रॉफिट होता है जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीएनएल, तो वो है नहीं बेटा। तो हम भूल जाएंगे यहाँ पर कि और कोई प्रॉफिट भी है। और लॉस तो बेटा यहाँ पर है नहीं, तीन टाइप के होते हैं बेटा यहाँ पर लॉस, एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हमें इन तीनों लॉस को राइट ऑफ करना होता है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करनी होती है लॉस की वजह से। तो यहाँ पर ना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हमें दिख नहीं रहा है बेटा, इसलिए हम यहाँ पर कोई लॉस नहीं बांटेंगे। बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है जो यहाँ पर पार्टनर को मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉफिट। तो फोर्थ पॉइंट नहीं है तो वो स्किप हो जाएगा। बचा फिफ्थ पॉइंट बेटा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन में कहीं है नहीं, तो करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है। तो बस हो गया बेटा फाइनली। अब आप टोटल करिए और चेकआउट करिए कि कौन सी साइड हायर साइड पे है, कौन सी साइड लोअर साइड पे है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा पी की तो क्रेडिट ही साइड बढ़ी है, 38,550। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वो ये डेबिट का टोटल हो जाएगा। ठीक है। क्यू का देखा जाए तो क्यू का भी ना बेटा क्रेडिट ही साइड बढ़ा है, डेबिट साइड छोटा है, क्योंकि डेबिट में 1,965 रुपीज़ का बैलेंस है, बट क्यू क्रेडिट साइड में 15,000 है। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही
डेबिट का टोटल होगा। पर अगर आप आर का देखो ना तो बेटा आर का तो ऑलरेडी कैपिटल नेगेटिव में ही था और प्रॉफिट वगैरह कुछ मिले नहीं है आर को, आर का अकाउंट किसी भी वजह से बढ़ा नहीं है। तो आर का ना बेटा नेगेटिव ही साइड बढ़ा है, यानी डेबिट साइड, जो कि है 9310। तो जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आई होप सो बेटा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, फाइनली अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन अच्छी रखता हूँ ना बेटा, इसलिए मैं प्रॉपर लाइनिंग वगैरह रखता हूँ जिससे कि आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। तो बताइए पी का कौन सा साइड बड़ा था, क्रेडिट और डेबिट साइड छोटा था, तो बैलेंस कहाँ बचेगा डेबिट साइड में। तो निकालिए बैलेंस कितना आ रहा है। तो देखो क्रेडिट साइड का तो टोटल हम ऑलरेडी करके रखे हैं 38,550। 38,550 में से बेटा ये दोनों बैलेंस घटा दीजिए। तो 38,550 माइनस, ठीक है, आपका 3,275 माइनस 12,500, तो ये आएगा बेटा आपका 22,775। बताइए जो बैलेंस है इसका क्या करेंगे। सर इसको ना आप पे कर दोगे, क्योंकि कैश है यहाँ पर, तो टू कैश अकाउंट करके पेमेंट कर दोगे, पेमेंट टू पार्टनर। तो ये पार्टनर को क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। सिमिलरली क्यू का भी करोगे तो क्यू का क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा 15,000, पर बोलते हैं ना क्रेडिट साइड में से आप डेबिट फिगर लेस करोगे जो नेगेटिव है, तो 15,000 में से 1965 लेस करोगे तो ये आएगा 13,035 रुपीज। तो ये भी हमने देखो बैलेंस डेबिट में बच रहा है तो पे कर दिया। पर आर का जो बैलेंस है ना बेटा वो क्रेडिट में बचेगा, क्योंकि यहाँ डेबिट साइड का वेटेज ज्यादा है और क्रेडिट साइड का वेटेज है ही नहीं कुछ, वहां तो क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस कहाँ बचेगा बेटा आपका, क्रेडिट साइड में, जो कि आएगा बाय कैश अकाउंट की मदद से। और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा पेमेंट फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, पेमेंट फ्रॉम पार्टनर। तो मेरे बच्चे क्रेडिट साइड में आएगा 9,310 रुपये, क्योंकि डेबिट का टोटल 9,310 था, पर माइनस कराने के लिए कुछ है नहीं, तो बैलेंस भी क्रेडिट साइड में कितना बच जाएगा 9,310। बट ये हम ना आर पार्टनर को पे नहीं करेंगे, उल्टा आर से लेंगे ये वाला पैसा। बोलो कि आपको बात समझ में आई। और इसी से ना बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर पे क्यू आर का बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा 5,600, तो आप यहाँ लिखोगे 5,600। बस आपको ये देखना है पैसा कहाँ कहाँ से आया। तो आपने अपना एसेट कैश में बेचा था, तो बताइए टोटल कैश एसेट को बेचकर कितना आया 35,500। यहाँ क्रेडिट है रियलाइजेशन में, क्योंकि फायदा हो रहा था तो क्रेडिट हुआ, बट जब कैश अकाउंट में आएंगे तो बेटा यहाँ पर हमारा कैश बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ये कैश कहाँ से आया, रियलाइजेशन से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एसेट जब बढ़ते हैं ना बेटा तो वो डेबिट ही होते हैं, याद रखना। एसेट जब कैश बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हमने यहाँ लिख दिया एसेट्स रियलाइज्ड। कितने के हुए थे एसेट रियलाइज, 35,500 के, तो यहाँ पर हम 35,500 लिख देंगे। अच्छा फिर बताइए और कहाँ से पैसा आया गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ना बेटा आप अपने लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे कर रहे थे, तो टोटल आपने कितना पेमेंट करा कैश में 14,600, तो इसकी वजह से पैसा गया होगा। तो वहां तो आपने एक्सपेंस दिखाया डेबिट करा, बट यहाँ पर आप कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे क्योंकि ये पैसा जा रहा है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। तो 14,600 यहाँ पर आप क्रेडिट में कर दोगे 14,600। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, ठीक है। तो चलो रियलाइजेशन में जो कैश कैश वाली हेडिंग थी वो हमने निपटा ली, ठीक है। और अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो पी और क्यू को बेटा हमने पेमेंट करी है, तो यहाँ तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ तो डेबिट हुआ क्योंकि जो भी बैलेंस आया वो पी क्यू को पे कर दिया। पर जब कैश अकाउंट में जाएंगे तो बिजनेस का कैश अकाउंट रिड्यूस भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट।
तो पी का जो पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा फाइनली 22,775। और क्यू का पेमेंट कितना हो रहा है बेटा, क्यू का पेमेंट हो रहा है 13,035। 13,035, ठीक है, ये पेमेंट पी और क्यू का हो गया। पर क्या आर को भी पेमेंट करी थी कि आर से पेमेंट रिसीव करी थी बेटा, आर से पेमेंट रिसीव करी थी, क्योंकि आर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव का जो बोलते हैं ना हायर साइड पे था और पॉजिटिव का लोअर साइड पे था, तो बैलेंस क्रेडिट में बचा। तो इतना पैसा ना बेटा हमने आर से ले लिया, तो आर से ले लिया तो ये हमारे कैश अकाउंट को बढ़ाएगा टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। और आर से हमें कितना पैसा रिसीव हुआ था, 9,310 रुपये, ठीक है, 9,310 रुपये अगर आपको दिख रहा हो। ये हमने बोलते हैं ना कि किससे रिसीव कर लिया, आर्ट से। तो रिसीव किया तो यहाँ हमारा कैश अकाउंट भी बढ़ गया। अब बेटा बस देखो सारा कुछ तो हो ही गया है, तो अब बस टोटल करिए, ठीक है? और ये बोथ साइड क्या होना चाहिए बेटा आपका, टैली होना चाहिए। अब अगर ये बोथ साइड टैली नहीं हुआ तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। सर होगा होगा टैली होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है सर। बेटा मैं टेंशन नहीं लेता, बस आप अच्छे से काम करना, ठीक है। मुझे बस आप ही की टेंशन है कि बस आप रेगुलर रिवीजन करते रहो और बोलते हैं ना कि ईमानदारी से क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन ने तो सही होना ही होना है बेटा, जब आप कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखोगे तो क्वेश्चन तो टैली होगा ही होगा, ठीक है। 13,035, तो ये हो गया 15,410। तो इसी के साथ बेटा देखो हमारे यहाँ पर पी क्यू आर का जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे कैश अकाउंट का दोनों साइड बैलेंस टैली हो गया। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था बेटा हमारे पास 5,600, वो हमने डेबिट में लिखा। एसेट्स को बेचकर हमारे पास कितना पैसा आया, 35,500। और लाइबिलिटीज को पे कर कर कितना पैसा चला गया, 14,600। हमने पी क्यू की कैपिटल को पे करा तो उससे भी पैसा चला गया, तो क्रेडिट साइड पर आर का कैपिटल नेगेटिव था तो इसलिए आर से पैसे हमें मिले, तो ये आ गया डेबिट साइड में 9,310। फिर हमने टैली करा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर हमारा बोथ साइड टैली हो गया 50,410, 50,410। तो आई होप सो बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो आप क्वेश्चन को पहले नोट कर सकते हो, दिस इज योर क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद ये इसका आंसर है, तो आप इसके आंसर को भी कॉपी कर लो, ठीक है। और ये है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये है इसका कैश अकाउंट, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा मैं आज का लेक्चर फिर करता हूँ खत्म, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आज का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में भी बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही चलेगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं इस पे कितना फोकस रख रहा हूँ, मतलब आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, यही मेरा रिवॉर्ड होगा। अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो बात है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, मेरे कंसेप्ट्स आपके चेहरे पे स्माइल ला देते हैं कि हाँ चलो यार समझ में आ गया, सर ने बता दिया, तो मेरे लिए वही रिवॉर्ड काफ़ी है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, टाटा बाय बाय, सही होना।